सच में बात को, तो पावर शेयरिंग के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है कि वो जरूरी है। पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग का जरूरी का मतलब मैंने बता दिया। यहाँ पे दो रीजंस दिए, जिसमें एक प्रूडेंशियल रीजन है, मतलब कि सोशल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और शांति को बनाए रखने के लिए, मेंटेन पीस। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है कि जितने भी ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप हैं, उनको सबका सम्मान हो, सबका सहयोग हो, तभी ये कोई देश आगे बढ़ सकता, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब समझ में आ गया। जो मेन रीजन है पावर शेयरिंग का, कि क्योंकि पावर शेयरिंग जो है, बताया मैंने कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। जहां जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पे पावर शेयरिंग होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो चाहे वर्टिकल लेवल पे हो। हॉरिजॉन्टल मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। वर्टिकल लेवल पे वो डिवीजन होता है ना, उसको डिवीजन कहते हैं। तो एक सेंट्रल लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, और थर्ड लेवल भी हमारे पास जो नगर पंचायत होती है ना, पंचायत, और वो हम्म, शहरों में नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट। तो ये मेन रीजन है आपका, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और आता है ऑप्शन, मोरल रीजन का। मोरल रीजन का मतलब ये होता कि जैसा बताया, जो पावर शेयरिंग है वो आत्मा है किसकी, डेमोक्रेसी की। जहां जहां डेमोक्रेसी होगी वहां वहां पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। मान लो कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नाम की चीजें नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर और अच्छी तरह समझना, तो आज के इतिहास को देख लो, मतलब पहले के इतिहास को। तो जो राजा होता था वही कानून बनाता था, है ना। ऐसे सुना होगा, मेरा वचन ही है शासन। तो उन्होंने जो बोल दिया राजमाता ने, वही वचन हो गया, वही शासन हो गया उनका। तो वही कानून बना रही, वही लागू करवा रही, और वही न्याय दे रही, है ना। बाहुबली को क्या कर दिया था, भगा दिया था उनके उससे। तो न्याय देने का काम भी वही कर रही। तो तीनों चीजें जब एक हाथ में होंगी, एक के पास होगी, तो वहां डेमोक्रेसी तो होगी नहीं। वहां मोनार्की हो सकती, वहां डिक्टेटरशिप हो सकती। तो वो सब चीजें। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे मेन चीज क्या होती है, पावर शेयरिंग। क्योंकि पावर शेयरिंग है किस, क्या, डेमोक्रेसी की आत्मा, है ना। ये मोरल रीजन है। तो जब यहाँ पे इसको पढ़ोगे पॉज करके, जो भी तुम, जैसे पीडीएफ है आपके पास, तो इसको पढ़ोगे, तो अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दूज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दूज हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन हैव अ स्टेक इन दिस सिस्टम। अब सिटीजन, जो हम नागरिक लोग हैं, आपको मालूम है कि हम गवर्नमेंट में किस तरीके से शामिल होते। हम डायरेक्ट शामिल नहीं होते गवर्नमेंट में, है ना। हम लोग जो हैं वो डायरेक्ट शामिल नहीं होते, लेकिन हम क्या करते, एमएलए एमपी जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनको वोट दे के पहुंचाते सदन में, लोकसभा में या विधानसभा में पहुंचाते। तो वहां से चीजें स्टार्ट होती, वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हमारे बिहाफ पे। तो सिटीजन जो होते वो इनडायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और मान लो सरकारी नौकरी लग गई, देन आप सरकार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके अंडर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सिटीजन जो है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और यही है आपका कि कुल मिला के इतनी आप उनको केवल इतना जानना कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्प्रिट, मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दूज, उनके साथ पावर शेयर करता, अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दूज हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। ठीक है। जो कानून बनाता है, देन और जिसके ऊपर इफेक्ट आता है, वो सब क्या है, उसके अंदर पावर शेयर होती है। मतलब सिटीजन में भी हो रही, देन जो कानून बना रहा है उसमें भी हो रही। अगर हम कोर कॉन्सेप्ट में देखें, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वही ध्यान रखना अपन को, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, ये तो पढ़ने वाली चीजें हैं, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। देन कंक्लूजन यहाँ पे छोटा सा दिया कंक्लूजन। अभी श्रीलंका का केस भी देखना है इसमें, है ना। एक लेक्चर और होगा अच्छी तरीके से इसका, राइट। पावर शेयरिंग का एक बेहतरीन सा लेक्चर लेंगे। तो उसमें पूरा पुराना भी रिकैप कर लेंगे, और ये वाली कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन निष्कर्ष यही होगा चीजों का, कि भाई जो पावर शेयरिंग है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आती, सोशल स्टेबिलिटी लेके आती। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है समाज के हर तबके का वहां पे क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हो। समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, धर्म से हो, वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा। मान लो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका ना ना तो एजुकेशन में, ना ही नौकरियों में, ना ही आपका वो एमएलए एमपी बनने में रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या वो जो कम्युनिटी है वो अलग अलग खड़े आएगी, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेपरेट कर लेगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज दी हुई है कि पावर शेयरिंग इज नॉट अबाउट द फ्रेगमेंटिंग स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है।
पावर शेयरिंग जो है वो टूटे टूटे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, लेजिस्लेटिव के पावर पावर है, जुडिशरी के पास पावर है। तुम सोचो कि ये अलग अलग हो गए, नहीं। ये कहीं ना कहीं कंबाइन है। ये बताया था मैंने आपको बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, कि एक दूसरे पे क्या करते हैं ये, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा तो लेजिस्लेटिव क्वेश्चन पूछेगा, दबा देगा। जुडिशरी दबा देगा। अब जुडिशरी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलके दबा देंगे। अगर लेजिस्लेटिव ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो सब चीजें यहाँ पे फ्रेगमेंटेड नहीं कह सकते, पर टूटी, फ्रेगमेंट मतलब होता है टूटा हुआ। अलग अलग नहीं है ये तीन सिस्टम है, तीन पार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक है। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया, इट इज अ कोर स्टोन, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, इसेंशियल ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे खाने पीने से लेकर वेशभूषा, लैंग्वेज, देन कल्चर, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। ठीक है, सच में बात को। तो हम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, कि हम इतने सारे अलग अलग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, खान पान, वेशभूषा, ठीक है, और रहन सहन, जो भी हमारा कल्चर है, पूजा पाठ है, इवन है ना, हमारे अधिकतर धर्म भी अलग अलग हैं। मतलब इधर पे इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं, फिर भी हम एक इंडिया हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, कि हम लोग अलग ना हो, बस एक ही रहें, एक भारत रहें, इतने ज्यादा डाइवर्स होने के बावजूद भी, तो उन कन्फ्लिक्ट को रोकना पड़ेगा। और कन्फ्लिक्ट कैसे रोकेंगे, जो भी झगड़ा होगा, पावर शेयरिंग। भारत के हर सेक्शन की ऑफ सोसाइटी का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो सरकार है, गवर्नेंस है, जो भी प्रशासन है, वो उनकी आवाज बने। ठीक है, तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव अ वॉइस इन गवर्नेंस। ये वही कह रहे हैं यहाँ पे, कि हर किसी का क्या हो, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे, कि वो अपनी बात को रख सके, अपनी आवाज उठा सके, अपने हक के लिए लड़ सके। गॉट इट। ठीक है, और आगे देखेंगे इसमें, कि जैसे यहाँ पे केस देखा आपका, बेल्जियम का केस देखा था हमने पहले लेक्चर में, और श्रीलंका के केस देखना है अभी, ये इसी टॉपिक को समझा रहा था मैं, क्योंकि डाउट था आपका, राइट, कि कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका प्रोवाइड अ पावरफुल लेसन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्लूजन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। बेल्जियम में जैसे बताया था कि 50% 50% का, कि 50% डच लोग हो जाएंगे और 50% फ्रेंच पीपल हो जाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले। तो लोगों का इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है लोगों को शामिल करना। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा, लोगों को शामिल करना। ठीक है, गई बात दिमाग में, तो वही है कि जो गवर्नेंस होता है ना, उसमें शामिल करो, ताकि वो अपनी आवाज उठा पाए, और उनको भी ऐसा ना लगे कि हमें अलग थलग कर दिया, हमें बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। इसलिए ये सब चीजें, इंक्लूजन वाला अप्रोच अपना जरूरी है। ठीक है, तो श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल है, उसको भी समझ ले रहे हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल को। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला पॉइंट है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट लाइक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का सिंपल मतलब समझो अभी, जो आ, वो पावर्स होती है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बांट दी जाए। मतलब कुछ पावर आपकी यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी वाले गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ गवर्नमेंट स्टेट्स को बांट देते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, इनको भी पावर बांटी जाती है ना। तो यूनियन और मतलब, यूनियन मतलब सेंट्रल, यूनियन और स्टेट में पावर का जो सेपरेशन होता, पावर को जो बांटी जाती, डिवीजन होता, वो फेडरलिज्म के पे आधारित होता है। इसे ही कहते हैं क्या, इसी कॉन्सेप्ट का नाम जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जो ये फेडरलिज्म है ये वाला। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पावर, क्या पावर का डिवीजन होता। ठीक है, अब इसमें कई सारे फीचर आते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं संघवाद। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अमेरिका, क्या, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, क्योंकि वहां पे क्या है, सेंट्रल की पावर और स्टेट की पावर बिल्कुल अलग अलग है। मतलब फेडरलिज्म का सिंपल कोर मतलब ये है कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो अ, अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी। जैसे पुलिस, तो पुलिस पे कानून केवल क्या स्टेट बना सकती, बना तो सेंट्रल भी सकती है, लेकिन वो अब देखो कि क्लास 10th लेवल पे उतना ही समझना। तो पुलिस क्या है, स्टेट स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है। हेल्थ, ठीक है, स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है। ठीक है, जेल के बारे में कोई कानून बनाना, वो भी स्टेट लेवल।
जमीन के बारे में कोई कानून बना वो भी स्टेट लेवल। और सेंट्रल लेवल में जैसे मान लो देश की सुरक्षा हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, विदेश नीति, है ना, डिफेंस हो गया, वो सेंट्रल लेवल के सब्जेक्ट हैं। तो उन पे कानून केवल और केवल सेंट्रल बना सकता। लेकिन जब अमेरिका में जाओगे तो वहां पे क्या है, बिल्कुल सेपरेशन है। जो सेंट्रल के सब्जेक्ट है वो उसमें केवल और केवल सेंट्रल बना सकता, और जो स्टेट के सब्जेक्ट है वहां पे केवल और केवल स्टेट कानून बना सकता। ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर सेंटर जो है, सेंटर स्टेट लेवल के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता। कुछ कंडीशंस होती वो नहीं जानना तो मैं अभी। तो फेडरलिज्म का मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता, जो सब्जेक्ट होते उनका बंटवारा होता, कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में, कि इस पे कानून आप बनाओगे, इस पे कानून हम बनाएंगे। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बता दिया मैंने। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। क्या बेटा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये तीन चीजों में पावर बटी होती है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता बता दिया। एक तो सबसे पहले समझो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता। सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब होता कि पावर एक हाथ में। एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, किंग जोम उन या पुराने जो राजा होते थे वो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेते थे। डिसेंट्रलाइजेशन उसका सेंट्रलाइजेशन का उल्टा होता, मतलब पावर को बांट देना, है ना। अगर मान लो सेंट्रल जो मोदी जी है पूरी पावर अपने हाथ पर रखे पूरे देश की, तो उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम सेंट्रलाइजेशन हो गया। और पावर को बांट दिया जाएगा तो उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। गॉट इट। फिर उसके बाद अगला दिया यहाँ पे द चैलेंजिंग ऑफ मैनेज डाइवर्सिटी इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो वो इसको पढ़ सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को अपना लिया, इंक्लूजन कर लिया, देन सोशल स्टेबिलिटी ला दी और पावर शेयर कर दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम डाइवर्स कंट्री हैं उसको स्टेबल होने में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेबल तो अभी भी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी और पावर शेयर तो है ही। ठीक है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो तो पावर शेयरिंग तो यहाँ का कॉन्सेप्ट है, एसेंशियल फीचर है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्स होने के बावजूद भी एक क्या है, एक नेशन है, केवल भारत। ठीक है। जब हम आज़ाद हुए थे तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि यार इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये देश तो चल ही नहीं पाएगा। लेकिन आज देखो, 70 75 80 साल हो रहे हैं, हम एक नेशन है या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमने सबसे बेहतरीन अपनाया। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया कि पावर शेयरिंग जो है क्यों पसंद कराया गया पावर शेयरिंग को। ठीक है। तो यही रीज़न था क्यों ज़रूरी है, जो पावर शेयरिंग है क्यों ज़रूरी है। इसका हिंदी मतलब भी जब लिखोगे तो इसको कहते हैं इच्छित। ठीक है। क्यों इच्छित है, इसकी क्या ज़रूरत है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। उसके दो रीज़न पढ़ लिए हमने, देन कंक्लूजन पढ़ लिया। और लास्ट टाइम हमने किसका केस देखा था, हमने देखा था बेल्जियम का, ये वाला केस देखा था कि यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल हैं, देन फ्रेंच वाले हैं, देन जर्मन स्पीकिंग भी हैं। और इसके इसमें क्या क्या हुआ वो भी हमने देख लिया था। तो जब वहाँ पे जो जैसा भी मॉडल लेके आए वहाँ के लोग, जो भी मॉडल अपनाया वहाँ के लीडर्स ने, राइट, तो वहाँ पे क्या करा, डच और फ्रेंच पीपल में मिनिस्टर की सीट बांट दी 50 50%। तो जैसा कि बताया था कि मान लो 10 10 अगर मिनिस्टर बनेंगे तो 5 डच डच पीपल्स और 5 फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। ठीक है। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है। देन इसको पढ़ सकते हैं, ये पहले पढ़ चुके। एक बार मैं फिर खुद पढ़ दे रहा कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल। तो हम कह सकते हैं 50 50%, कितना, 50 50%। राइट। मैनी पावर मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर किसको दे दी, बांट दी नीचे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसने स्टेट में, चाहे वो राजस्थान मध्य प्रदेश जैसा भी हो, स्टेट में बांट दी। तो ये भी इसका एसेंशियल फीचर बन गया। ठीक है। अ सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट विथ पावर रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी यहाँ पर, विथ पावर रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के बारे में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिया, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ ये मेन है। द बेल्जियन मॉडल डेमोन्स्ट्रेट बताता है अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग। देख रहे हैं कितना बेहतरीन वर्ड है यहाँ पे, इस वर्ड को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग। इस वर्ड को अगर लिखोगे आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, प्रिवेंट एथनिक कन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाइयाँ हैं उसको कम करना, उसको रोकना, और जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाना। उसके लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग करी के चाहिए। ठीक है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन डाइवर्स सोसाइटी। तो उनको मालूम है कि यार लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा,
एक टेबल पे बैठ के हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, और साथ में एक दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, और बातचीत डायलॉग के द्वारा चीजें होए ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे डायलॉग के द्वारा बैठ के, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती। तो यही बताया उसमें। फिर नेक्स्ट है श्रीलंका का केस। श्रीलंका में क्या है, यहाँ पे भी डाइवर्स सोसाइटी थी, तो सिंगली स्पीकिंग। अब जब श्रीलंका जब जाओगे ना, तो वहाँ पे जो बोलने वाले हैं, वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो सिंगली लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज भैया? सिंगली लैंग्वेज। लेकिन वहाँ पे क्या है, क्योंकि तमिलनाडु के जस्ट बगल में है, तो तमिल स्पीकिंग लोग भी रहते हैं वहाँ पे, तमिल बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो सिंघली भाषा, हिंदी में लिख रहा मैं यहाँ पे, ताकि समझ पाओ आप। सिंघली। कौन सी लैंग्वेज भैया? सिंघली। ठीक है, राइट। इसको और कर लेंगे बस, श्रीलंका का कॉन्सेप्ट ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर हमें अगले लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रीलंका में सिंघली भाषा बोलने वाले हैं कितने, 74%। और तमिल, कौन सी भाषा भैया? तमिल लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। लेकिन मेजोरिटी जो हैं वो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं। और 18% माइनॉरिटी हो गई है, तो तमिल भाषा बोलने वाले। तो वहीं यहाँ पे बताया कि वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब मेजोरिटी पावर में रहेगी और उसी के कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे ना, मेजोरिट मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है। देन आगे देखेंगे, इसमें पढ़ोगे तो श्रीलंकन लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिस तरीके से इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, उसी तरीके से श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, वेयर द मेजोरिटी कम्युनिटी सिंगली वाज गिवन सुप्रीमेसी। क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो उन्हीं की चलेगी, गवर्नमेंट में भी उन्हीं लोगों के आएंगे और उन्हीं की बात चली जाएगी। फिर ये तमिल लोगों का क्या, तमिल बोलने वाले लोगों का क्या? ठीक है। तो की फीचर यहाँ पे देख लो यहाँ पे, तो उसके बारे में आगे देखते। सिंगली वाज द मेड अ द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ पूरे भारत के अंदर हिंदी हिंदी चला दिया है, तो तमिल है, तो तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये भाषा बोलने वाले विरोध करेंगे। और पूरे श्रीलंका के अंदर इन्होंने सिंगली भाषा चला दी। कौन सी भाषा? सिंगली भाषा। सिंगली है, सिंगल। ठीक है। तो वहां पे तमिल बोलने वालों को हो गई प्रॉब्लम। तो वही यहाँ पे दिया, सिंगली वाज द मेड द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंगली जो है वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एंड द स्टेट पैट्रोनेज द बुद्धिज्म। और एक जो श्रीलंका है वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि जो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल है ना, तमिल लोग, तो वो उनके साथ ऐसा लगा उन लोगों को कि भेदभाव हो रहा हमारे साथ। क्या हो रहा? भेदभाव हो रहा। किसके साथ? तमिल लोगों के साथ, जो तमिल बोलने वाले हैं श्रीलंका के अंदर। तो उनमें एक एलियनिज्म, एलियनेशन का मतलब होता है कि अलग थलग, बताया ना कि मैंने, कि तमिल श्रीलंका के अंदर वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे कि यार हम अलग हैं, इन लोगों ने गलत करा, इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में आने लगी। तो यहाँ पे आगे वो कह रहा है, वो द डिनाइल ऑफ द पावर शेयरिंग लेड द सिविल वॉर। तो वहां पे एक सिविल वॉर हुआ तमिल और सिंगली भाषा बोलने वालों के बीच में, विच हैड आ कंट्री डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फैब्रिक। क्योंकि जब सिविल वॉर होगा, आंतरिक लड़ाई होगी उस देश के अंदर, तो वहां पे चाहे सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा, देन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, मतलब डिग्रेड करने लगेगी। ठीक है, खत्म होने की कगार पे आ जाएगी पॉलिटिकल फैब्रिक यहाँ पे, सब कुछ नष्ट होता हुआ लगेगा वहां पे। सिविल वॉर, ये सिविल वॉर का मतलब ये होता है आंतरिक गृह युद्ध। जो अंदर कंट्री के अंदर ही लड़ाई होती है ना, उसको कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसको? सिविल वॉर। इस बात को ध्यान रखेंगे, तमिल में तब वो श्रीलंका के अंदर क्यों हुआ था। राइट। अब यहाँ पे क्या है, आगे देखेंगे, यू श्रीलंकन केस इज कॉशनरी टेल illustrating how the rejection of power sharing and the pursuit of the majoritarianism can lead a political instability and violent conflict। अब देखो, एक तरफ किसका एग्जाम्पल देखा, एक तरफ एग्जाम्पल देखा बेल्जियम का, जिन्होंने बातचीत के द्वारा, डायलॉग के द्वारा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के द्वारा वहां पे बातचीत सुलझा ली, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई अच्छी खासी, पावर शेयरिंग हो गई। वहीं यहाँ पे क्या हुआ श्रीलंका में, यहाँ पे सिविल वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, तो देश गर्त में चला गया। ठीक है, मतलब जैसी भी कंडीशन बनी हो। तो ये यही कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज़ हो पावर शेयरिंग में, या अगर हम मान लो डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो भी कन्फ्लिक्ट होते, उनको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए, ना कि वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट करा जाए, लड़ाई झगड़े करे जाए। ठीक है, वो चीज़ ना हो, बातचीत के द्वारा ठीक हो। ठीक है, गॉट इट। तो श्रीलंका का भी केस पढ़ लिया, ये 3-4 पेज की पीडीएफ है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, गॉट इट।
यहाँ पे वही दिया यहाँ पे कि बेल्जियम का एक तरफ का एग्जाम्पल है, एक तरफ श्रीलंका का एग्जाम्पल है। किस तरीके से हमें एक शिक्षा दे के जाते हैं ये एग्जाम्पल। एक तरफ बेल्जियम है जिसने बातचीत के दौरान काम करा, एक तरफ श्रीलंका है जहाँ पे सिविल वॉर हो गया, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, तो उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए एनसीईआरटी लेवल पे, ठीक है। और इतना ही था इसमें। अब आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट वो अपना चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस एंड वेरी शॉर्ट उनको लर्न कर सकते हैं जैसा भी रहे। मेन होता समझने वाली चीज़ें, तो इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, राइट। तो ये 2 साल पहले की पीडीएफ थी, मैंने ही बनाई थी एनसीईआरटी के लिए अपने, ठीक है। गॉट इट। तो सिविक्स का ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना ही रख रहा है इसमें, ठीक है। गॉट इट, स्टॉप कर रहा मैं इसको।